हेलो क्लास बच्चों, हम जो सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं इतिहास का, उसमें जो मुगल कालीन वंश स्टार्ट हुआ है उसमें बाबर हुमायूं का हमने पढ़ा था। और बाबर हुमायूं के काल के दौरान, हुमायूं काल के दौरान एक नए वंश का भी इसमें जिक्र आया है और वो है सूर साम्राज्य। क्योंकि सूर्य साम्राज्य के जो शेरशाह सूरी है उसका हुमायूं से जो युद्ध का वर्णन भी आता है, किस प्रकार से उसने हुमायूं को हराया और फिर हुमायूं जो है कुछ समय के लिए चला गया, निर्वासित जीवन बिताया उसने। तो एक तरह से मुगल जो है उनकी सत्ता इसने छीन ली थी, कुछ समय तक शासन किया, फिर हुमायूं वापस लौट के आया और किस तरह से उनका युद्ध हुआ, तो ये सब है। तो हम बात करें सूर साम्राज्य की, ठीक है। तो ये सूर साम्राज्य जो है, ये सूर एक जगह थी, उसके नाम पे इनका सूर्य जो है वो उपनाम पड़ा। तो सूर साम्राज्य में जो शासक हुए उसमें तो मुख्यतः जिसका नाम आता है वो शेरशाह सूरी का नाम आता है, जिसका ओरिजिनल नाम जो था फरीद खान था। और इसके जो एक नाम रखा गया शेरशाह, तो बहार खां भी हम आगे पढ़ेंगे, बिहार के शासक के द्वारा, क्योंकि इसने बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। तो उसकी वीरता से प्रभावित होकर के उस समय बिहार के तत्कालीन शासक जो थे बहार खान, उन्होंने इसको शेरशाह की पदवी दी थी, तो इसका नाम शेरशाह पड़ा था। तो इसने मुगल सल्तनत की अगर अपन बात करें तो बाबर को, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में। और जैसे कि हमने उस समय पढ़ा था कि किस तरह से फिर जो हुमायूं है कुछ समय के लिए निर्वासित जीवन बिताने के लिए चला गया था और फिर बाद में कुछ समय बाद ही आया और इसका यहाँ पर युद्ध हुआ। तो सूर साम्राज्य में ये जो शेरशाह सूरी और इनका ये जो परिवार है, ये अफगान शासक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके शासनकाल में बहुत सारे इसने सुधार कार्य भी करवाए, बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण जो है कार्य किए, महत्वपूर्ण प्रगति हुई इसके शासनकाल में। तो इसने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। तो कुछ जिक्र आता है इसका। मुख्यतः देखिए, कभी भी हम किसी शासक के बारे में जब पढ़ते हैं तो मुख्यतः वहाँ पे करों की बात जब होती है, राजस्व की बात होती है, तो सबका ये जो राजस्व या कर लेने का तरीका है वो अलग अलग हुआ करता था। कईयों ने तो क्या है कि उस समय की स्थिति के हिसाब से किसानों के साथ जो है आपस में इनके जो संबंध थे कहीं अच्छे भी थे, कहीं पर तो ऐसा था कि कर को वसूलने का जो है तरीका वो गलत भी था, या कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव के ऊपर जो है किसान काम करते थे। और कहीं कहीं कुछ राजाओं ने जो है अच्छा व्यवहार भी किया है। तो यहाँ पे हम राजस्व की बात करते हैं, तो इसके काल में इसकी जो किसानों की जो फसल होती थी, पैदावार, इसका 1/3 हिस्सा राजकोष में जमा कराना पड़ता था। तो जैसे अपन कहते हैं लगान के रूप में, कर के रूप में, ये राजकोष में जमा कराना पड़ता था। तो ये जो फसल होती थी, पैदावार होती थी, तो इसके पहले जैसे अपन कहते हैं ना भाई, देखा जाता है कितनी फसल है, कितनी पैदावार हुई, क्या नाप जोख है, तो उसके हिसाब से दरें तय की जाती हैं, कितना कर लिया जाना है, कितना टैक्स लगना है। तो ये जो दरें हैं, तो इसके लिए इसके शासनकाल के दौरान जो भूमि होती थी उसकी उर्वरा शक्ति देखी जाती थी। उर्वरा है, भूमि कितनी उपजाऊ है, कितनी वहाँ पे फसल हो रही है, पैदावार कितनी है, उसको देख करके और फिर ये राजस्व की दरें जो है ये तय की जाती थी, कितना रहना। और इसके लिए भूमि की उर्वरा शक्ति देख करके और इसको नाम भी दिया जाता था, जैसे बुरी है, अच्छी है या मध्यम है, तो कैसी जमीन है, और जमीन है तो उसके हिसाब से इसमें पैदावार कैसी होगी और इसके अनुसार दरें जो है वो उपज इसमें इसका अंदाजा लगाया जाता था। और इसने सैन्य सुधार भी किए, जो कि हम पहले भी शासकों के समय पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सैनिकों का पूरा विवरण लिखा जाता था, ठीक है। तो इसके काल में भी, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लोग जो सामंत लोग हुआ करते थे, आपको पता है सामंत ने जो राजा का जो मुखिया, जो इसके प्रधानमंत्री होता है, तो उसके ऊपर पूरा जिम्मा होता है। कहीं जो सामंत थे लगान भी वसूल किया करते थे और बहुत सारे कार्य भी करते थे। तो कई बार ये लोग सामंत क्या करते थे कि जो सेना के जो घोड़े होते थे उनको ना ला करके कोई दूसरे कमजोर घोड़े ला के वहाँ पे दिखा देना,
ठीक है। ऐसे ही जो सैनिक नहीं है उनको सैनिक बना करके वहाँ पे प्रदर्शन कर देना, उनका दिखा देना कि देखो हमारी इतनी सेना है। तो इस तरह की वहाँ पर हरकतें हुआ करती थी कि असैनिकों को दर्शा देना, या जो सेना के घोड़े नहीं है उसकी जगह जो कमजोर घोड़ों को ला करके रख देना। तो इसके लिए घोड़ों में दाग देने की, दाग मतलब मोहर लगाने की, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये जो घोड़े हैं वो राजा के हैं या सेना के घोड़े हैं या शासक के हैं। और जो सैनिक हुआ करते थे उनका पूरा हुलिया, उनका विवरण जो है ना, नामावली, इसकी पद्धति भी इसने शुरू की थी। फिर इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे आर्थिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, विकास कार्य इसको कहते हैं, वो शुरू करवाए। तो इसके भी कहते हैं कि इसने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, सामाजिक एकता इसके राज्य में जो थी बड़ी थी। और फिर अगर अपन बात करते हैं निर्माण कार्य की, तो इसने एक बहुत बड़ी जो है सड़क बनवाई थी जिसको जीटी रोड कहते हैं, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो, जो अफगानिस्तान में काबुल से लेकर के बांग्लादेश में चिटगांव तक जो है वो है। इसका अस्तित्व बच्चे अभी भी है, नेशनल हाईवेज नंबर 1 के नाम से, जीटी रोड के नाम से। और इसमें बहुत सारे और भी कार्य करवाए, निर्माण का, सरायों का निर्माण करवाया, 4 बड़ी बड़ी सरायों का इसका जिक्र आता है। इसने अपने नाम के लिए एक मकबरे का निर्माण भी कराया था सासाराम बिहार में। तो कई सारे इसके निर्माण कार्य इसमें आते हैं। इसने उस समय साम्राज्य में जो प्रशासनिक और कार्य किए, तो जैसे अपन देखते हैं कि देश राज्यों में बटा होता है, राज्यों में फिर भीतर जिले होते हैं, तहसीलें होती हैं, इस तरह की कैटेगरी होती है। तो इसने साम्राज्य को जो है 47 भागों में बांटा था। इसके जो साम्राज्य था कितने भागों में था, 47 भागों में। इनको उस समय नाम दिया गया था सरकार। और फिर इनके भी जो डिवाइडेशन हुए थे, जो हिस्से हुए थे या जो भाग थे, उपभाग जिसको हम कह सकते हैं, उसको परगना कहा जाता था। ये बिहार में यहाँ पे अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नाम के आगे परगना शब्द लगता है, उपभाग जो थे वो परगना कहलाते थे। ये जो शेरशाह है, इसने अगर अपन देखें सिक्के भी चलाए, मुद्रा का चलन इसने किया। कहते हैं सबसे पहले रुपया जो चला था शेरशाह सूरी के समय में चला था। और ये जो रुपया है इसको नाम इसी ने दिया था, मुद्रा को रुपया नाम इसने दिया था। और डाक व्यवस्था को भी इसने अच्छा करवाया था उस समय में। और कहते हैं कि उस समय 10 ग्राम चांदी से बना हुआ सिक्का जो होता था वो मुद्रा हुआ करती थी, इसको कहते थे। और ये इसका जो शासनकाल रहा ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, इसने लगभग 5 साल के लगभग इसने शासन किया था, 1540 से लेकर के और 1545 तक। तो इस 5 साल के शासनकाल में इसने अपना बहुत सारा कार्य किया। तो ये हसन खान का पुत्र था। जो हसन खान उस समय सासाराम जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ के जमींदार हुआ करते थे। और उस समय जो वहाँ के तत्कालीन शासक थे बहार खान, जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था, उन्होंने इसका नाम शेरशाह रखा था। इन्होंने इसकी वीरता से प्रभावित होकर के इसने निहत्थे बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। तो इससे खुश होकर के इन्होंने इसको ये शेरशाह नाम दिया था। तो ये जो साम्राज्य है ये कन्नौज से लेकर के, मतलब अपना जो मध्य वाला हिस्सा आता है, यूपी वाला आता है हिस्सा, वहाँ से लेकर के असम तक, ठीक है। और अगर अपन इस तरह देखें उत्तर से लेकर दक्षिण में, तो हिमालय से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक इसका पूरा क्षेत्र जो है वो आता है। तो इसने बहुत सारे गुजरात में जीत हासिल की, मालवा पे जीत हासिल की। तो मुगल कालीन शासकों के समय में भी इसका अंश जो था वो आक्रमण पर जो है या युद्ध जो है वो हुआ। फिर इसके मृत्यु का जिक्र भी आता है कि मृत्यु कहाँ हुई, तो अपने देश में बुंदेलखंड वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश के आसपास का है। अपन उन्होंने खजुराहो नाम सुना होगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बांदा जिला वहाँ आसपास, तो वहाँ पे एक जगह है कालिंजर। तो यहाँ पे 1544 में बारूद में कोई विस्फोट जिक्र आया है इतिहास में कि उसके विस्फोट से ये जो है मारा गया था, उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। तो इसके बाद के जो शासक हुए और हुए शासक, पर वो जैसे अपन हमेशा देखते हैं कि किसी भी शासन का पतन क्यों होता है, तो या तो उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं होते हैं या विदेशी आक्रमणों की वजह से पतन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, या उनमें आपसे संघर्ष सत्ता को पाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे आपसे संघर्ष से या अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण जो है इसके वंश का पतन हो गया। तो इसने जो है, जो अभी अपन ने बात की थी
कि बहुत सारे कार्य किए थे। तो यहाँ पे अभी हम यही जिक्र देखते हैं कि इसने जो एक लंबी सड़क का निर्माण करवाया, जो अभी हमने बात की थी, काबुल से लेकर या पेशावर से यहाँ से लेकर के, और इसका अस्तित्व आज भी है और ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। इसने मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चांदी का, तांबे का जो सिक्का बनवाया, तांबे का 380 ग्राम दाम का और चांदी का 178 ग्राम दाम का जो है इसने सिक्का जो है वो डलवाया। मतलब सिक्के की ये जो मोटाई होती है, उसका जो वजन होता है, उसके हिसाब से उसने उसको बनवाया था। और सासाराम में, बिहार के बारे में जिक्र आ रहा है, वहाँ पे एक झील के मध्य में इसने एक अपना मकबरे का निर्माण भी कराया था सासाराम में। और कहते हैं कि इस मकबरे की आकृति जो है वो डमरू के समान दिखाई देती है और इसकी जो बनावट है, इसको जो बनाया गया उस पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है फरीद हसन खान, मतलब ये जो हसन खान था उसका पुत्र था ये। तो ये उस समय जौनपुर के शासक सासाराम के जमींदार थे और उस समय तत्कालीन शासक जो भी मैंने जिक्र किया बहार खान, तो उसके द्वारा निहत्थे, जो उसने देखा था कि फरीद ने निहत्थे होकर ही शेर को मारा, तो उसने इसका नाम जो है शेर खान रख दिया। तो एक तरह से शेर खान की इसको उपाधि प्राप्त हुई थी। और इसका साम्राज्य कन्नौज से लेकर के असम तक, ठीक है, वहाँ की पहाड़ियों तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। और इसने मालवा में भी जीत हासिल की थी, वहाँ के शासक को हरा दिया था इसने। और उसने बहुत वीरतापूर्वक संघर्ष किया था, जिसको इसने हराया था उस शासक ने। तो मालदेव से युद्ध उसको बड़ी मुश्किल से ही जीत पाया उस राजा से। तो यहाँ पे एक वाक्य आता है, उसका आप अंडरलाइन कर लेना। तो उसने उसकी वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये किसका कथन यहाँ आ सकता है? तो ये शेरशाह सूरी का कथन था। तो फिर इसका जो है मृत्यु का जिक्र आया है कि कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट के होने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह के बाद फिर इस्लाम शाह ने शासन किया, लेकिन जब भी मैंने जिक्र किया कि अयोग्य उत्तराधिकारी आपसे संघर्ष की वजह से इसका शासन जो था वो समाप्त हो गया था। तो शेर खां जो था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, तो हुमायूं वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन दोनों के युद्ध का जिक्र है और किस तरह से फिर हुमायूं बीच में चला गया था, फिर वापस वो लौट के आया और फिर उसका वापस जो है युद्ध शेरशाह के साथ में हुआ। तो हुमायूं की तरफ से बैरम खान जो था उन्होंने इसको युद्ध किया था। तो हुमायूं फिर दूसरी बार दिल्ली का शासक बना। तो ये अगर अपन देखते हैं तो राजधानी जो थी इसकी दिल्ली ही थी। तो दिल्ली की अपन बात करें, दिल्ली में शासन करने के लिए कई जो है साम्राज्य जो थे वो वहाँ पर आए थे। तो इस तरह से बीच में अगर हम देखते हैं मुगल कालीन शासकों के बारे में, तो हुमायूं में बाबर के दौर के दौरान ये शेरशाह सूरी का जिक्र आता है कि इसका एक साम्राज्य था। इसके बाद हम वापस कंटिन्यू उसमें आ जाते हैं मुगल काल में। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ठीक है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब के बारे में। तो ये अभी हम फिलहाल एक अलग से पोर्शन लिया था हमने सूर साम्राज्य के बारे में, जिसमें शेरशाह के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी। तो आपने इसको बुक में भी देख लेना।